हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग सॉल्व पेपर जो आपका सामाजिक अध्ययन का है 7 जुलाई 2019 का, उसको सॉल्व करेंगे। यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर सेकेंड कक्षा 6 से 8 तक का। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपका वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। इसलिए हम फर्स्ट आपका जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम 30 क्वेश्चंस यानी कि 30 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। उसके बाद जो 30 क्वेश्चंस आपके शेष रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? तो जलवायु करती है या उच्चावच करती है या समय या वनस्पति जात प्राणी जगत? तो इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर की तरफ चलते हैं। तो यानी कि देखिए, मृदा निर्माण में समय का तटस्थ कारण की भूमिका निभाता है और मृदा निर्माण की सभी क्रियाएं समय के अनुसार होती हैं। कैसे होती हैं? तो समय के अनुसार होती है। देखिए आपका इसी में आंसर निकलेगा, आप लोग खुद आंसर पर टिक कर लेंगे। तो समय के अनुसार होता है और मृदा के पूर्ण विकसित होने तथा विनष्ट होने एवं पुनः नवीन निर्माण होने का चक्र भी समयानुसार ही होता है और सभी दशाओं के अनुकूल मृदा परिच्छेदिका की मोटाई समय के अनुसार निर्धारित होती है। इसलिए जो आपका आंसर हो जाता है वो आपका थर्ड ऑप्शन यानी कि समय हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन या वानस्पतिक संसाधन और संभाव्य संसाधन या नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन या जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और सांस्कृतिक रूप से प्रयोग की जाती है तो संसाधन कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो संसाधन कहलाती है। और संसाधन देखिए, वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? तो सर्वव्यापक और स्थानिक, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हो, वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हो, जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हो, या जिनमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानता होती हो। तो इसका जो आंसर है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, विविध समाज की बात हो रही है। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। ठीक है ना? तो इस अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। देखिए, समाज एक से अधिक लोगों के समूह से बनते हैं। समाज कैसे बनते हैं? तो एक से अधिक लोगों से, क्योंकि एक मनुष्य, एक व्यक्ति समाज तो नहीं बना सकता। हम लोग समाज कैसे बनाते हैं? सभी लोगों के जब संपर्क में आते हैं, क्योंकि एक से दूसरा मिलता है, दूसरे से तीसरा मिलता है, इस तरीके से क्या होता है? समाज बनता है। तो एक यानी समाज एक से अधिक लोगों के समूह से बनता है और क्या है, प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और पहचान होती है। ठीक है ना? और समाज के कई प्रकार हैं, जैसे कृषि समाज, औद्योगिक समाज, जनजातीय समाज, विविध समाज, बहुत से हैं। और विविध समाज में भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं और भारत विविध समाज का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है, यानी कि जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्धता धारणा को चुनौती देता है? तो महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो ये तो माना जाता था, मगर अब ऐसा नहीं रहा, क्योंकि महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं तो सिर्फ पालन पोषण करने वाली होती हैं। या महिलाओं के लिए मताधिकार, देखिए महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, या महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, या महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। तो इसमें जो आपका हो जाता है, यानी कि जेंडर रूढ़िबद्धता को यानी धारणा को चुनौती दे रहा है। तो चुनौती कौन सा दे रहा है? तो महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती है, यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इसको देख लेते हैं। क्या होता है कि प्राचीन काल से ही मानव समाज जो अधिकांशता यानी बहुत से लोग पितृसत्तात्मक मतलब क्या होता है कि पिता का शासन यानी पितृसत्तात्मक रहा है, और यह परंपरा चलती ही आ रही है और वर्तमान में भी मौजूद है। जी हाँ, इस तरह की परंपरा मौजूद है कि पितृसत्तात्मक है। लैंगिक असमानता का यानी समर्थन करने वाले रूढ़िवादी लोग के अनुसार महिलाएं पालन पोषण करने वाली, यानी कि जो रूढ़िवादी लोग होते हैं ना, क्योंकि उनको सिर्फ यही है कि लड़की क्या है, लड़की सिर्फ घर का काम करने के लिए, चूल्हा चौका करने के लिए हैं, लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती हैं। और लड़के क्या है, लड़के चाहे घूमे, चाहे वो रात में पूरी रात ही घर में ना आए, या लड़के कुछ काम काज ना करें, लेकिन लड़के सर्वप्रिय हैं। और लड़कियां क्या है, लड़कियां सिर्फ घर की चीज़ है और वो चूल्हा चौका संभालने के लिए है। तो इस तरह से जो पुराने लोग हैं उन लोगों की ये सोच बनी हुई है। लेकिन आज का दौर क्या है, आज लड़कियां चांद पर तक पहुंच गई हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे लड़कियां ना हो। तो ये तो अब तो कहना ही गलत, यही कह सकते हैं कि गलत ही है कि लड़कियों के बारे में इस तरह की जो सोच बनाते हैं या सोच रखे हुए हैं, तो वो रूढ़िवादी नहीं है, तो वो रूढ़िवादी हैं। तो रूढ़िवादियों के अनुसार क्या होता है कि वो लोग क्या मानते हैं कि पालन पोषण करने वाली है, भावुकता से पूर्ण है, यानी कि लड़कियां कैसी हैं, भावुकता से पूर्ण हैं। उनको उनमें ना तो कोई ऐसी चीज़ है कि वो अच्छे से अपनी फैमिली चला सकती है, अपना घर चला सकती है, अपना समाज चला सकती हैं, इस तरीके से नहीं है। वो भावुकता पूर्ण है और फैशन परस्त, सिर्फ फैशन करते हैं। अरे आज के लड़कों को तो आप देखें कि लड़कियों को फेल किए घूम रहे हैं, तो ये भी चीज़ गलत हो जाती है। और उसके बाद देखिए, जबकि वर्तमान समय में क्या है, महिलाएं घर से निकलकर जिम्मेदार वाहन चालक बन रही हैं तथा अंतरिक्ष तक भी पहुंच गई हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि लड़कियां तो चांद पर तक पहुंच गई हैं, और लड़के क्या हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जहाँ पे लड़कियां पहुंच गई वहाँ पे लड़के पहुंच ही जाएं। तो ऐसा नहीं है, तो ये रूढ़िबद्धता है। तो इस अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाता है वो महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। ये क्या कर रहा है, ये चुनौती दे रहा है। उसके बाद क्वेश्चन है, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार, या महिलाओं के लिए मताधिकार, या महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, या धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार। तो इसमें जो यानी नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? तो महिलाओं के लिए मताधिकार, ये मुख्य मांग है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आज की सीरीज का 6 नंबर का क्वेश्चन है, जातक कथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। और सेकंड नंबर पर है, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। उसके बाद फोर्थ जो आपका ऑप्शन है वो है, इनकी संरचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होता है यानी हो जाता है, उसकी तरफ चलते हैं। यानी कि पहले इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं, तब ये चीज़ देखिए। ऐसे तो आप लोगों को लग रहा है कि सारे ऑप्शन जो है राइट हैं, है ना, क्योंकि वो एक ही जैसे लग रहा है। लेकिन जब आप इसके बारे में जानकारी लेंगे तभी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगी। तो जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया, वो जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों का
क्या है? कथानक वृत्तांत। क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्मों का कथानक वृत्तांत है। कथानक वृत्तांत है। और देख लेते हैं जिनमें प्राचीन भारतीय समाज की प्रवृत्तियों और दिग्दर्शन होता है। जातक कथाएं ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। तो इस तरह से जो आपका आंसर हो जाता है, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह आपका हो जाता है, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। सेकंड नंबर पर हो जाता है, यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास के 3 भागों में से पहला भाग है। यह इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया। यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई, जो अकबर के दरबारियों में से एक थे। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग समझ लें कि जो आईने अकबरी थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जो आईने अकबरी थी वो अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। तो आपका 4 ऑप्शन हो जाता है। तो वो यहाँ मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई, तो ये आपका गलत हो जाता है। उसके बाद इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये जो पुस्तक है वो 3 भागों में बटी है। इसका तीसरा और अंतिम भाग आईने अकबरी कहलाता है, जो स्वयं 5 भागों में विभक्त है। और आईने अकबरी में अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है ना? तो इसमें आपका ये भी गलत हो जाता है। और यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासनकाल के इतिहास के 3 भागों में से पहला भाग है। ऐसा नहीं है, ये अकबर के प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण है। कैसा विवरण है? तो सांख्यिकी विवरण है। इस अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? तो गुरु तेग बहादुर, या गुरु गोविंद सिंह, या गुरु अगंद, या गुरु अर्जुन। तो इसमें हम समझ लेते हैं कि कौन है। तो सबसे पहले सिख धर्म के संस्थापक की अगर बात की जाए, तो जो सिख धर्म के संस्थापक थे वो गुरु नानक थे। कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। उसके बाद देखिए, इनकी रचनाओं को यानी गुरु अगंद ने गुरुमुखी लिपि में संकलित किया। किसने? तो इनकी रचनाओं को गुरु अगंद ने। अब इसमें देखिए थर्ड ऑप्शन में गुरु अगंद हो जाते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गुरु अगंद गुरु नानक के शिष्य थे। कौन थे? तो गुरु नानक के शिष्य कौन थे? तो गुरु अगंद थे। और देखिए और समझ लेते हैं कि गुरुमुखी का अर्थ होता है गुरु के मुख से निकली हुई वाणी। गुरुमुखी का वह लिपि है जिसमें गुरु ग्रंथ साहब लिखी गई है। इसमें गुरु नानक यानी इनमें नानक की शिक्षाओं को संकलित किया गया है। किन की शिक्षाओं को? तो गुरु नानक की शिक्षाओं को संकलित किया गया है। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है? तो गुरु अगंद ने। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? इसमें ये देखना है जो नेगेटिव है यानी नहीं है उस पे उसको हमको राइट मानना है। तो इसमें हम समझ लेते हैं कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थीं। और नेक्स्ट है 30 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। यह सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी या मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। तो इसमें जो आपका हो जाता है, इसमें आपका जो सेकेंड नंबर का हो जाता है
यानी कि 30 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। यानी कि एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो विशेषता यही नहीं थी, ठीक है ना। बाकी जो कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी और सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। ये आपके राइट हो जाते हैं, इसलिए ये आपके रॉन्ग हो जाते हैं। और जो रॉन्ग है यानी नेगेटिव पूछा गया है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव। उसके बाद क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? तो इन्होंने पराजय स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी। या सेकंड हो जाता है, उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग यानी देखिए अंग बनाया गया। और उसके बाद इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। और आपका जो 4 ऑप्शन हो जाता है, ये उपहार लाते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित होते थे। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका फर्स्ट नंबर, यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने यानी पराजय स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दिया। देखिए अब इसमें हम थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। गुप्त शासक समुद्रगुप्त, जिसे वी स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। अब देखिए अगर भारत के नेपोलियन की बात की जाए तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो समुद्रगुप्त को। किसको कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कहा गया। और किसने कहा? किसने कहा? तो वी स्मिथ ने। किसने कहा? तो वी स्मिथ ने कहा। स्मिथ ने कहा, वी स्मिथ ने कहा। स्मिथ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, वी स्मिथ ने कहा। और उनकी विजय, देखिए विजयों का उल्लेख हरिशेर की प्रयाग प्रशस्ति में है। किसमें? तो प्रयाग प्रशस्ति में है। और समुद्रगुप्त ने अपना विजय अभियान सफलतापूर्वक दक्षिण भारत तक ले गए थे। कहाँ ले गए थे? तो दक्षिण भारत तक ले गए थे। और विजय के बाद दक्षिणापथ के शासकों के प्रति समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्ष और अनुग्रह यानी ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। तो इस अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाता है, यानी कि समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? तो इन्होंने यानी पराजय स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका हो जाता है, कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो जो असली जैसी तस्वीरें बनाने में सहायक थी वो कौन सी थी? तो वो तैल चित्रण थी। क्या थी? तो वो तैल चित्रण थी। तो इसमें आपका एक आपका 4 हो जाता है। और उसके बाद चित्रकारी, जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ यानी कि देखिए अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। तो इसमें आपका हो जाता है यानी कि बी का फर्स्ट हो जाता है, नैना भीराम। और देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको जब आप सॉल्व करें तो किस तरह से सॉल्व करें। पहले अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर पता है तो आप पहले उसमें देख लें कि जो जैसे कि ए का चौथा है, यानी ए का 4 नंबर का आंसर हो जाता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ए जो है उसका जो 4 नंबर का है तो इसमें क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए है और ए में 4 देखिए सेकेंड में दिए हुए हैं और इस तरह से आपका ए में 4 कोई में भी नहीं है, यानी कि फर्स्ट में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है और 4 में भी नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग आपका सेकंड जो ऑप्शन होता है वो राइट हो जाता है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, टाइम की भी बचत हो जाती है प्लस गलतियां भी कम रहती हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? तो सूरत, मदुरै, दिल्ली, या सूरत, मद्रास, कलकत्ता, या नागपुर, मदुरै, दिल्ली,
यह आपका हो जाता है पुणे, मद्रास और कलकत्ता। तो इसमें आपका सेकंड नंबर का हो जाता है सूरत, मद्रास और कलकत्ता। आपका सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद आपका ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। और बी आपका हो जाता है महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धिस्तों में विश्वास समाहित हुआ। तो आपका इस पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए ए और बी दोनों गलत हैं, या ए सही है बी गलत है, या ए गलत है बी सही है, या ए और बी दोनों सही हैं। तो इसमें समझते हैं कुषाण शासक कनिष्क के काल में आयोजित क्या थी चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्टता क्या था, दो संप्रदायों में विभक्त था। किसमें विभक्त था? तो दो संप्रदायों में विभक्त था। और किसमें किसमें? तो हीनयान और महायान में। किसमें था? तो हीनयान और महायान, हीनयान और महायान में विभक्त था। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, परंतु महायान में महात्मा बुद्ध को देवता माना गया। अब यहाँ पे समझे आप, हीनयान में महात्मा बुद्ध को क्या माना गया? तो हीनयान में महापुरुष माना गया, और महायान में क्या माना गया? तो महात्मा बुद्ध को देवता माना गया। तो अब देखिए इसी तरह से आपका आंसर इसमें करेक्ट आप निकाल सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हो जाते हैं। कौन सा? तो ए और बी दोनों गलत हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, बौद्ध धर्म के कुछ यानी बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है, और महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धिस्तों में विश्वास समाहित हुआ। इसलिए आपका ए और बी दोनों गलत हो जाता है। ए ऑप्शन इज द यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली के संदर्भ में कथनों पर विचार देखिए इस प्रकार है, हम लोग देख लेते हैं। महालवाड़ी बंगाल यानी प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। उसके बाद बी है आपका महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका 4 ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपका ना तो ए और ना ही बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। कथन ए दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है, या कथन बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है, या ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका 4 यानी ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, तो दरगाह या खानकाह या ईदगाह या गुलफ रोंशा। तो इसको देख लेते हैं। आपका 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दरगाह कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इज द यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसको समझ लेते हैं कि सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। स्थानीय क्या होता है, मुस्लिम तीर्थयात्री के उद्देश्य से किसी दरगाह की यात्रा करते हैं, तब इस यात्रा को जियारत कहा जाता है। भारत में सबसे प्रसिद्ध दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, जो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। उसके बाद है आपका विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया, सखुबाई द्वारा, रामानुज द्वारा, बासावन्ना द्वारा या एकनाथ द्वारा। तो इसका आंसर आपका हो जाता है, इसका आंसर आपका सेकंड हो जाता है रामानुजा द्वारा, यानी कि देखिए जो सेकंड आपका ऑप्शन है ये राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है
भारत में 1772 ईस्वी में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी और बी ऑप्शन है, यह यूरोपियन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चलती थी। इसमें ए और बी दोनों गलत हैं, ए सही है, बी गलत है, या ए गलत है, बी सही है, या ए और बी दोनों सही हैं। तो इसको समझ लेते हैं। इसमें देखिए, वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक दीवानी अदालत की स्थापना की। किसकी? तो दीवानी अदालत की। दीवानी अदालत में भूमि, राजस्व, घरेलू विवाद जैसे तलाक आदि मुद्दे शामिल थे। तो किसमें शामिल थे? तो दीवानी अदालत। दीवानी अदालत की यहाँ पे बात हो रही है, दीवानी अदालत। उसके बाद है, यह मामले यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलते थे। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन राइट हो जाता है वो आपका थर्ड नंबर का ए गलत है और बी सही है आपका। यानी कि क्या है? ए गलत है और बी सही है। ए यहाँ एक फौजदारी अदालत है तो जी नहीं। ये क्या होता है कि यह समझ लेते हैं, दीवानी अदालत में भूमि, राजस्व, घरेलू विवाद जैसे तलाक आदि मुद्दे शामिल थे, इसलिए फौजदारी नहीं, ये दीवानी है और यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलती थी। उसके बाद क्वेश्चन है, गैरीसन नगर से अभिप्राय। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर में लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। किलेबंद छावनी जहां सैनिक रहते हैं। वह स्थान जहां विभिन्न उत्पाद केंद्रों के माल को बेचा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है उसको देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है किलेबंद छावनी जहां सैनिक रहते हैं। यानी गैरीसन नगर से अभिप्राय क्या है कि किलेबंद छावनी जहां सैनिक रहते हैं। उसके बाद आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन। जब, यानी ए जो आपका कथन है उसको पहले समझते हैं। जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण आर है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है कूट। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या क्या करता है? करता है। तो इसमें देख लेते हैं जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है, ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है ना। यानी कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है और ये भी जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। तो इस अकॉर्डिंग दोनों सही है और दोनों यानी ए आर ए की सही व्याख्या है। उस क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, इसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं और पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्रों को घेरता है। तो इसमें ए, बी, सी सही है, ए और बी सही है लेकिन सी गलत है, ए और सी सही है लेकिन बी गलत है, बी और सी सही है लेकिन ए गलत है। देखिए आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका ए, बी और सी सही हैं। ए, बी और सी सही हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। तो कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, इसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्रों को घेरता है, इसलिए आपके ए, बी और सी सही हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो सही क्रम क्या है? देखिए, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल, या समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल या क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं एक ट्रिक हमने आपको बताई थी, यानी आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि इस ट्रिक से आप लोग इस तरह का जो क्वेश्चन आता है उसको आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो क्या बताया?
आया बाहर, ठीक है ना। तो छोड़, छोड़ से क्या हो जाता है, देखिए समझ लेते हैं एक बार और। छोड़ सबको, छोड़ सबको मैं आया बाहर, मैं आया बाहर। तो इसमें आपका छा से हो जाता है, छोड़ से हो जाता है क्षोभ मंडल। क्या हो जाता है छोड़ से, तो आपका हो जाता है क्षोभ मंडल। उसके बाद देखिए क्षोभ मंडल यहाँ पे कौन सा है, तो आपका ये है। तो देखिए आपको जब ये ट्रिक पता होगी तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्षोभ मंडल नहीं है, यहाँ पे भी क्षोभ मंडल नहीं है और यहाँ पे भी क्षोभ मंडल नहीं। आगे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, आपका देखिए टाइम भी बच गया और आपका यही आंसर राइट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभामंडल बनता है। पृथ्वी का अक्ष अपने अक्षीय सतह के 66 से 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23 से 1/2 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं। या पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाता है पृथ्वी का परिक्रमण और एक, यानी कि पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है। हीलियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन है। तो इसको समझ लेते हैं। वायुमंडल में स्थित एवं परिवर्तनशील गैसों का अनुपात निश्चित होता है, परंतु ऊंचाई के साथ इस अनुपात में अंतर दिखाई देता है। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी हैं, और ऊपरी सतह के हल्की गैसें जैसे हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन आदि पाए जाते हैं। और प्रतिशत के अनुसार वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा वाली गैस तो नाइट्रोजन हो जाती है। नाइट्रोजन देखिए ये 78.8%, ठीक है ना, यानी 8% है। उसके बाद क्रमशः ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है नाइट्रोजन, ठीक है ना। नाइट्रोजन कितने, तो 78.8%। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। लेब्राडोर एक गर्म धारा है। जिन स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहां स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। इसमें ए सही है या ए और बी सही है, या ए और सी सही है या बी और सी सही है। तो इसमें जो आंसर हो जाता है वो आपका 3rd ऑप्शन यानी ए और सी सही है। देखिए ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा विश्व अक्षांशों की ओर ले जाती हैं, और जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। तो तटबंध या समुद्री गुफा या हिमोड़ या लॉयस। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हिमोड़ हो जाता है। क्या हो जाता है, तो हिमोड़ हो जाता है, यानी कि 25 का जो आंसर है आपका वो हिमोड़ है। उसके बाद क्वेश्चन है कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टेगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें भूमध्य यानी भूमध्य सागरीय वनस्पति, शीतोष्ण घास स्थल या शीतोष्ण पर्वतीय वन या शंकुधारी वन। इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है शंकुधारी वन, यानी 4 ऑप्शन। इसको समझ लेते हैं। टेगा वन को शंकुधारी वन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो टेगा वन को। और इसका विस्तार वनस्पति के उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका के अलास्का, कनाडा और यूरोप में स्वीडन से साइबेरिया तक का क्षेत्र शामिल है। इस अकॉर्डिंग आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाता है।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबोलेक चाप झील चिन्हित है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है। डेल्टा क्षेत्र में ग्रोव वनों से आच्छादित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका फर्स्ट, यानी भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। यह पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं, या इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है, या यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका फर्स्ट, यानी नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आज की सीरीज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन्य के लिए उपयोग है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है। ए और बी दोनों गलत हैं। ए सही है लेकिन बी गलत है। ए गलत है लेकिन बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं। तो इसमें देख लेते हैं, भूमि का उपयोग केवल कृषि व वन्य के लिए ही नहीं होता। और इसमें क्या कह रहे हैं, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए किया जाता है, इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका गलत हो जाता है। और उसके बाद आपका भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है, और भूमि का उपयोग स्थान का पर्वतीय दशाओं को क्या करते हैं, देखते हुए स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, भूमि उपयोग के संदर्भ में कथन ए गलत है और बी आपका सही हो जाता है। तो बी सही हो जाता है। देख लेते हैं इसमें कौन सा है, ए गलत और बी सही है। तो ए गलत है लेकिन बी सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आज की सीरीज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, तो अवनलिकाओं को बचाने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में, पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, मृदा में नमी बनाए रखने में, या मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सेकेंड, यानी कि पवन की गति को की रोकथाम कर मृदा आवरण के क्षरण में। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, और नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बचे हुए यानी शेष 30 क्वेश्चंस हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।